हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं सब आप? खूब सो रहे हैं ना? अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। अभी आज थोड़ा देख लो, थोड़ा दिन और देख लो, फिर ईद की छुट्टी मिलने वाली है ना, 1-2 दिन की, तब थोड़ा आराम कर लीजिएगा, ओके? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए उसका प्रूफ लाई हूँ मैं, इसलिए आप लोगों को प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। ये पिछले साल का देखिए, ये पिछला नहीं, ये जो अभी रीसेंट 12th हुआ है ना, उसका एक सेट पेपर लाई हूँ मैं दिखाने के लिए। मैंने आपको ये बताया था चैप्टर शुरू करने से कि 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। तो 3 जो 5 मार्क्स के लास्ट पेज पे 27th वाला, उसका जो पहला है क्वेश्चन, वही आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, वो आंसर है उसका, ठीक है? सो वो देखिएगा, 5 मार्क्स में आता ही आता है, और आज ही लर्न कर लेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी सब लर्न हो जाएगा। सो ध्यान देना इधर, ठीक है? लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा था? स्पोरोपोलिनिन, और बहुत फास्ट बता दिया था। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है उस पे से भी। स्पोरोपोलिनिन कहाँ था? पॉलन ग्रेन के बाहर। याद है, पूरी मैंने वॉल डिस्कस करी थी, डिजाइन वाली, स्कल्पचर्ड वॉल, बड़े डिजाइनों में होती हैं ये वॉल्स, और किसकी वजह से होती है ये? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन कौन रिलीज करता है? यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज कौन बनाता है? टैपेटम। अब ये स्पोरोपोलिनिन इज रेजिस्टेंट टू क्या क्या? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आप पॉलन ग्रेन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज डाल लो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्पोरोपोलिनिन है। बहुत गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ठंडा फ्रीजिंग उसमें रख दीजिए आप, फ्रिज में, फ्रीजर में, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से? स्पोरो। इट इज रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग। दिस मटीरियल मेक्स द पॉलन ग्रेन रेजिस्टेंट टू एसिड्स, एल्कलीज, हीट, कोल्ड, एवरीथिंग। और यही रीजन है कि आज से मिलियन साल पहले जो प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जब गिरे थे, तो खुदाई के वक्त पॉलन ग्रेन आज भी उसी हाल में फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफॉसिल्स। क्या बोलते हैं उनको? माइक्रोफॉसिल्स। माइक्रो क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, फॉसिल के फॉर्म में है, लेकिन उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो इसलिए पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोफॉसिल्स। और स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स मैंने आपको बताया था, पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन की स्टडी एक बहुत बड़ा फील्ड है बायो में, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं। वो ऐसी फील्ड है। क्यों? सब लोग सोचेंगे कि इतना सा माइक्रोस्कोपिक पॉलन ग्रेन एक अलग से साइंस की ब्रांच क्यों है पैलिनोलॉजी, उसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलन ग्रेन किसके कैरियर है? मेल गैमीट के। किसके कैरियर हैं वो? मेल गैमीट के। मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट है, उसके कैरेक्टर्स का आधा भाग इनके पास है, ठीक है? तो कितना बेटर प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में हो, वो डिपेंड करता है मेल गैमीट्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है? एक तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है, मैंने आपको बताया, ये हार्ड थिक एग्जाइन पे डिपोजिशन होते हैं, और व्हेन यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, आप पॉलन ग्रेन हजारों टाइप के प्लांट्स के व्हेन यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, आप कोई 2 पॉलन ग्रेन को एक सा नहीं बता सकते। हर प्लांट का पॉलन ग्रेन की ये जो बाहर की डिजाइन है इज डिफरेंट, और इतनी सुंदर डिजाइन वाले, ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिजाइंस। तो एक इतना बड़ा एरिया मिलता है आपको कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकें अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि कोई भी 2 प्लांट के पॉलन ग्रेन का डिजाइन स्पोरोपोलिनिन के द्वारा बना हुआ इज नॉट सेम। और एक क्रास की बात आपको बताती हूँ, अगर इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और सपोज मैं नीम का पॉलन ग्रेन पढ़ रही हूँ और मैंगो का पॉलन ग्रेन भी कैच हुआ है, वो भी पढ़ रही हूँ, अगर मुझे मालूम है कि नीम का पॉलन ग्रेन का डिजाइन कैसा दिखता है स्पोरोपोलिनिन का,
तो मैं कभी भी कहीं भी नीम का पॉलन कैच होगा तो वो माइक्रोस्कोप में पहचान जाऊंगी, क्योंकि वो उसकी डिज़ाइन किसी दूसरे प्लांट के पॉलन से कभी नहीं मिलेगी। और अगर मैंगो का आया तो उसकी डिज़ाइन अलग होगी। मतलब हम क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं पॉलन ग्रेन स्टडी करके? डिफरेंट टाइप की स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, यानी जितने स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं उनका पॉलन ग्रेन का डिज़ाइन अलग है। तो हर बार जब नया डिज़ाइन मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि कोई दूसरा ट्री का पॉलन ग्रेन आया। इसी तरीके से फॉसिल्स की भी स्टडी करी गई। और एक क्वेश्चन आता है कि आज भी मिलियन साल पहले जो पेड़ गिर गए थे, जिनके इतने मोटे मोटे तने, कुछ नहीं बचा, ब्रांचेस कुछ नहीं बचा, फ्लावर कुछ नहीं बचा, कोई फॉसिल्स आज नहीं मिले हैं। सिर्फ ऐसी क्या बात है कि पूरे प्लांट्स में से इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आज भी हजारों साल बाद प्रिजर्व्ड है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। कैसे? तो उसका राज कहाँ है? स्पोरोपोलिनिन। अभी मैंने बताया स्पोरोपोलिनिन इतने मिलियन साल में उस छोटे से पॉलन ग्रेन को बचाता हुआ रख रहा है। क्यों? हीट आई होगी, गर्मी पड़ी होगी इतने हजारों सालों में, कुछ फर्क नहीं। ठंड के मौसम आए होंगे, कोई फर्क नहीं। एसिड्स गिरे होंगे, कोई फर्क नहीं। एल्कली, कुछ नहीं। तो वो वैसा का वैसा रहा, इसलिए प्रिजर्व हो गया। तो सब चीज का आंसर यू हैव टू डिस्क्राइब स्पोरोपोलिनिन कि क्या क्या उससे होता है। और एक चीज, कई बार हम फ्लावर्स और किसी चीज में कई बार टच होता है तो हमारे, आपको पता है पॉलन ग्रेन दिखते तो है नहीं नेकेड आई से, अगर अपने इंटेस्टाइन से भी पास हो गए ना तो वो पॉटी में वैसे ही निकलेंगे। वाई? बिकॉज हमारे स्ट्रॉन्ग स्टमक के एसिड्स और एल्कली भी उनको कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। दिस इज द रीजन कि इतना अच्छा अगर गार्डिंग मटेरियल है तो मेल गैमीट्स को कोई खराब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है। सो स्पोरोपोलिनिन पे शॉर्ट नोट ZZ डाल लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने वो शुरू कर दिया था, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था कि आप वो आंसर ढंग से कैसे लिखेंगे। राइट ऑल दीज पॉइंट्स कि क्या क्या स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉलन क्यों बचा रहता है। वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता, वो फॉसिल के फॉर्म में भी आज मौजूद है। एवरीथिंग। एक और बताती हूँ रीजन। जो पॉलन ग्रेन, जो स्पोरोपोलिनिन है, जो सन से आ रही यूवी रेज है ना, उनसे भी बचाता है। किससे बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज, बहुत पेनिट्रेटिंग होती, म्यूटेशन करती हैं, लेकिन ये उनसे भी बचाता है। और यूवी रेज से पॉलन के अंदर के भी कुछ मटेरियल हैं वो बचाते हैं। तो पॉलन्स आर ऑल्सो सेव्ड फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सो ऑल दीज थिंग्स मेक द पॉलन रेजिस्टेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। वो आपको स्पोरोपोलिनिन में लिखना है। अब आगे जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसका आंसर, ये शॉर्ट नोट पिछली क्लास में मैंने शुरू तो किया था लेकिन बहुत फास्ट कर दिया था, अब कंप्लीट है, अब आप लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, और यही क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट। और उसके और वाले नाम जरूर ध्यान दिया करिए, माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। यहाँ पर ZZ डालिए, और वाला नाम पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट और माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। माइक्रो इसलिए क्योंकि मेल का कर रहे हैं अपन, फीमेल का होता तो मेगा। मेल गेमीटोफाइट को अदरवाइज क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मेल गेमीटोफाइट यंग हो या ओल्ड हो, इट इज नथिंग बट पॉलन ग्रेन। क्या है वो? पॉलन ग्रेन। मेल गेमीटोफाइट का डेवलपमेंट मतलब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। और पॉलन ग्रेन का फिर से रिवाइज करवा रही हूं, दूसरा नाम क्या है? टेक्निकल नेम क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर। ऑल दीज नेम्स आर, अदर नेम्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे ही पूछते हैं ये। माइक्रोगेमीटोजेनेसिस, ओके, मेल गेमीटोफाइट और माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। तो देखिए हम डेवलपमेंट, उसके लिए मैंने आसान करने के लिए एक डायग्राम बनाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे, जब शुरू हुआ था एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया। जिया इज प्लूरल, जीएम हो जाएगा तो सिंगुलर, मतलब ये पॉलन सैक्स और
पॉलन सैक्स, कुछ भी बोलिए। सो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं एक एंथर में। इनिशियल मैंने याद आया आपको, मैंने बताया था यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट, ये कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने 1 मार्क किया है, मतलब ओरिजिनली एक इमेच्योर एंथर में स्थिति द कंडीशन इज लाइक दिस, मतलब टिश्यू पूरा भरा हुआ है, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आई हैव मार्क्ड हियर सेकेंड स्टेप में ये इनके बीच का मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्मेटा खत्म हो जाता है, कैलोस की वॉल यहाँ अंदर क्या जमा हो जाता है? कैलोस। तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग ये अंदर ही अंदर हो रहा है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट क्या कहलाता है? नॉट डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, अभी हम उस पर नहीं आए, अभी उसके पहले जो कर चुके हैं दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लास्ट क्लास में हुआ है ये। उसके डेवलप ये क्या है? ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ये अलग अलग क्या कहलाते हैं? पॉलन मदर सेल या स्पोर, इसके भी बहुत सारे नाम है, सारे नाम पता होना चाहिए। स्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल या स्पोरोसाइट या मियोसाइट, ये सब इस पर्टिकुलर सेल के इतने सारे नाम हैं, ठीक है। सो इनमें मदर सेल बोला और मियोसाइट तो बत्ती जल जानी चाहिए। मियोसाइट रूल क्या बताया था इसमें? कौन सा डिवीजन? मियोसाइट बोला, खुद वो डिप्लॉयड है और उसमें डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। तो स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। तो ये सब स्पोर मदर सेल में। अब आगे वाला स्टेप, अंदर ही अंदर चल रहा है ये, आगे वाला स्टेप क्या? रिडक्शन डिवीजन हुआ या उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस हुआ, एक सेल से कितनी बनती है? रूल क्या कहता है? 4। तो देखिए मैंने 4 बना दी। सो दिस इज आफ्टर मियोसिस, ये 4। और चारों काय से चिपके थे? आपको चारों के मैंने 5 शेप्स भी बता दी, कैलोस से चिपके हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड। क्या बोलते हैं इनको? टेट्राड, क्योंकि 4 के ग्रुप में होते हैं। टेट्राड के मैंने सब शेप्स बताएं। फास्ट लीनियर है, डिकसेट है, टी शेप्ड है, आइसोबाइलेटरल है, टेट्राहेड्रल है। सबसे कॉमन टेट्राहेड्रल डाइकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में ज्यादातर आइसोबाइलेटरल, और बाकी सब 5 टाइप के एरिस्ट्रोलॉकिया एलिगेंस एक्सेप्शन बता चुकी हूँ। और ये सब टेट्राड पड़े हुए हैं अंदर ही अंदर। अब क्या होगा? ये टेट्राड के जो कैलोस वॉल है ये घुल जाएगी। मुझे बताएं जरा, सब क्वेश्चन आते, कौन घुलाता है इनको? कौन सी लेयर, कौन सी सेल्स की लेयर में से इनको घुलाने वाले एंजाइम निकलते हैं? याद आ गया? टैपेटम। कौन सी एंजाइम? कैलेज एंजाइम। चारों को अलग कर देती है। अब चारों को जब अलग कर देगी तो ये वो टैपेटम अलग करने के बाद सुंदर डिजाइन वाली यूबिश बनाने वाली यूबिश बॉडीज भी जमा कर देगी। तो आप देखिए 4th स्टेप क्या हुआ? ये अकेले अकेले सब अलग अलग हो गए क्योंकि कैलोस घुल गया है और इन पे स्पोरोपोलिनिन जम गया है। और ये 2 वॉल वाले, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन वाले क्या बन गए हैं? अब हम इनको क्या बोलने लगते हैं? पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। यानी हमने कहाँ तक कर लिया? माइक्रोस्पोर्स। और ये सब अंदर ही अंदर हो रहे हैं। वर्ड आता है जब किसी लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ही सारी प्रोसेसेस चल रही हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू। क्या बोलते हैं उसको? इन सीटू। ये टर्म पता होना चाहिए। तो इन सीटू डेवलपमेंट हो रहा है या प्रीकॉशियस, ध्यान रखें, ये प्रीकॉशियस डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का या इन सीटू, दोनों ही करेक्ट हैं। मतलब एंथर is still attached to the flower and these processes are going on inside the microsporangium। अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोसेस, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वहां से हम आगे बढ़ेंगे। सो यहां तक हमने कर लिया है और ये अंदर ही अंदर चल रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, अब नाउ आई विल मेक द रियल पॉलन ग्रेन क्योंकि वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टेट्राड। क्योंकि एनसीईआरटी ने भी वही दिया है, टेट्राड से भी डायग्राम दिया है, तो आपको उसको फॉलो करने में आसानी होगी। सो दिस इज द टेट्राड, ठीक है।
टेट्राड से क्या निकल गया? एक सिंगल पॉलन ग्रेन, ये न्यूक्लियस है और ये, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट, अब डेवलपमेंट चालू हुआ, तो डेवलपमेंट के लिए मैं आपको ये स्टेप्स इधर बताऊंगी। I will rub this and make the steps. Now, first step is small. कहाँ हो रहा है? इन सीटू, ये सब इसके अंदर हैं। अंदर इसलिए क्योंकि खाना तो मिल रहा है ना, टैपेटम के सेल्स खाना देते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, टैपेटम के अमीबॉइड सेल्स फ्री लिविंग बीच बीच में जाके, क्योंकि उस वक्त इतना फास्ट ग्रोथ होती है तो बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, तो few amoeboidal cells will provide food, will go near the pollen grain and will give the food. तो इतना खाना खा के देखिए, सेकेंड स्टेप, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, एनसीईआरटी में भी दिया है, बच्चे ऑब्जर्व ही नहीं करते कि साइज बड़ा क्यों दिया है। तो तीसरा नंबर का जो डायग्राम है ना, उसमें आप देखना ये साइज बढ़ जाएगा पॉलन ग्रेन का। आई एम मेकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ब्लू, देन intine with black and sporopollenin with red, ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। सो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ खिसका, किसकी तरफ? प्लाज्मा नीचे की तरफ खिसका देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बन गया है साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूट्रिशन आ गया है, साइज बड़ा हो गया, और वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल में न्यूट्रिशन स्टोर होके रहता। तो थर्ड स्टेप इज व्हाट, बड़ा वैक्यूल दिखेगा, खाना बहुत जल्दी जल्दी अंदर घुस रहा है, साइज पॉलन का वो बहुत खाना खा रहा है तो वो मोटू हो गया है, बड़ा हो गया है, सो साइज इज बिग, और इतना खाना हो गया है कि न्यूक्लियस बीच में था यहाँ पर, अब उसको किधर धकेल दिया? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट डायग्राम वॉज ऑफ टेट्राड, ठीक है, टेट्राड से दिस वॉज द pollen grain, और second was small pollen grain, third is pollen grain becomes larger due to the accumulation of food and everything, and nucleus को एक तरफ धक्का दे दिया। डायग्राम बनाना है आपको, क्वेश्चन में भी आया है 5 मार्क के, विद डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन, तो समझते जाओ। ये डायग्राम हो गया, अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ ताकि आपको दोनों ही चीजें क्लियर दिखें। नाउ द फोर्थ, अब फोर्थ में देखिएगा क्या होता है। आई एम मेकिंग इंटाइन विद ब्लैक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ब्लू, एंड रेड से मैं बना रही हूं बाहर की एग्जाइम। सो रेड से बाहर की एग्जाइम, ठीक है। अब वैक्यूल्स का नंबर बढ़ गया है। नाउ इन फोर्थ डायग्राम वैक्यूल्स बढ़ गए हैं, नॉट सिंगल वैक्यूल, देयर आर मेनी वैक्यूल्स, एंड द न्यूक्लियस इज ऑन द साइड और फिल्ड विद न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस। किससे भर गया है ये? न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस। दिस इज द फोर्थ डायग्राम। Third, single vacuole. Now vacuoles are many and size is increasing. Okay. Then the fifth. Now this is important. What happens in fifth? Very important step. Fifth में क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ। The fifth will. There is a development in fifth one. Fifth में क्या होगा? देखो, ये मेम्ब्रेन हो गई और ये स्पोरोपोलिन डिपोजिशन चल ही रहा है, ठीक है ना ये। सो अब फिफ्थ में वही वैक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं वैक्यूल्स, बढ़ गए नंबर, फूड साइज बड़ा है। ये जो एक तरफ खिसकाया न्यूक्लियस था, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप I am writing first mitosis, first mitotic division हो जाएगा। माइटोसिस 1 से 2 न्यूक्लियस में। So first mitosis हुआ and NCERT has given that line asymmetric division। इतना important point है, तो ऐसा स्पिंडल बनाया है। देखिए स्पिंडल मतलब
क्यों बनाते हैं? ताकि डिविजन शो करें. एंड दे हैव शोन दिस रिटन हियर एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक क्यों? उसका रीजन है डिवीजन. माइटोसिस हो रहा है लेकिन एसिमेट्रिक, एक सेल बहुत बड़ा एक सेल छोटू, इसलिए एसिमेट्रिक, टिपिकल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. सो दिस इज द फिफ्थ डायग्राम, एसिमेट्रिक. एंड लास्ट डायग्राम आई विल मेक हियर. ये सारे डायग्राम आने चाहिए, होना ही चाहिए अगर डेवलपमेंट लिख रहे हो. सो दिस इज द लास्ट. एंड व्हाट हैपेंस इन द लास्ट डायग्राम वो देखिए आप. जब डिवीजन हो गया तो अंदर कितने सेल बन गए? हाउ मेनी सेल्स? देयर आर 2 cells. There are 2 cells and the 2 cells are one big and one small. अब उनके नाम इंपॉर्टेंट है. नाम इंपॉर्टेंट नीट के लिए भी हैं और आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी हैं. एक तो न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए, जो बड़ा सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, जो बड़े सेल का न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर, आड़ा तिरछा. ठीक है, कैसे पहचानोगे? इट्स इर्रेगुलर, रिटन इन एनसीईआरटी. इर्रेगुलर है विथ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर देयर. ठीक है. छोटा वाला जो सेल है वो यूजुअली कोने में छोटू स्पिंडल शेप्ड होता है. कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड, दोनों तरफ से नुकीला. और उसका न्यूक्लियस कैसा है? बड़ा सा, गोल है और बड़ा सा है. और उसमें कैसा साइटोप्लाज्म है? डेंस. कैसा है? अब इनको नाम दे दें हम. जो बड़ा सेल है उसको बोलेंगे ट्यूब सेल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और वेजिटेटिव सेल, क्या बोलेंगे इसको? ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल. देखो नाम से ही मैं आपको थोड़ा आसान कर दूंगी, कभी याद नहीं आता, इतने टर्म्स आएंगे तो कंफ्यूजन. ट्यूब सेल मतलब ट्यूब से कुछ रिलेटेड होगा इसका, पॉलन ट्यूब बनाएगा ये मेल गैमीट्स नहीं बनाएगा. प्लस दूसरा नाम क्या है उसका? वेजिटेटिव सेल. और ध्यान रखना अपनी बॉडी की भी या प्लांट की बॉडी की वेजिटेटिव सेल कभी क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है? नहीं लेती. हमने पूरा पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में पढ़ा है? एसेक्सुअल में. इसका मतलब मेल गैमीट्स बनाने में इनका कोई हाथ नहीं है. सो दिस इज द बिगर वन. सब कंफ्यूज होते हैं, बड़ी सेल है तो जरूर मेल गैमीट बनाएगी. नो, मेल गैमीट कौन बनाएगा? छोटी सेल. इसलिए इसका नाम है, क्योंकि ये मेल गैमीट बनाएगी, मेल गैमीट जनरेट करेगी, इसका नाम है जनरेटिव सेल. क्या नाम है? जनरेटिव सेल. फिर बताती हूं, डिफरेंस आ सकता है. ट्यूब सेल इज बिगर, मैं डिफरेंस के फॉर्म में ही बता रही हूं. जनरेटिव सेल इज स्मॉलर. ट्यूब सेल इज समवॉट राउंड बट जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप. नॉर्मली, कभी कभी ओवल भी मिलती है लेकिन इट इज नॉर्मली जनरली स्पिंडल शेप. ठीक है. थर्ड डिफरेंस, द न्यूक्लियस इज इरेग्युलर इन ट्यूब सेल, द न्यूक्लियस इज सर्कुलर इन जनरेटिव सेल. फिर चौथा डिफरेंस, द प्रोटोप्लाज्म इज हैवी विथ न्यूट्रिएंट्स इन लॉट ऑफ वैक्यूल इन ट्यूब सेल. प्रोटोप्लाज्म में कोई वैक्यूल नहीं होता, जनरेटिव सेल के सिर्फ डेंस होता है. सो प्रोटोप्लाज्म इज डेंस इन जनरेटिव सेल. और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा छठवां जितना भी डिफरेंस है, दैट इज द ट्यूब सेल फॉर्म्स पॉलन ट्यूब. उसका काम क्या है? पॉलन ट्यूब. बट जनरेटिव सेल फॉर्म्स मेल गैमीट्स. क्या फॉर्म करती है वो? मेल गैमीट्स. वो बात बाद में करेंगे. ये डायग्राम हो गए डेवलपमेंट के. अब देखो ये 2 सेल वाली स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये 2 सेल वाली जो स्टेज है, मतलब जब ट्यूब सेल हो गई और जनरेटिव सेल बन गई, कहाँ हो रहा है? ये सब इधर हो रहा है, अंदर ही अंदर, इन सीटू यानी प्रिकॉशियस डेवलपमेंट. इस स्टेज पे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, सो आई विल राइट 60% ऑफ जनरली ऑफ एंजियोस्पर्म्स. नीट में आ चुका है क्वेश्चन.
अर्थ के 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, स्पेशली डाइकॉट्स, नॉट ऑल लेकिन ज्यादातर डाइकॉट्स, वो इस स्टेज में पॉलन को बाहर झड़ा देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, मतलब एंथर डिहाइस हो जाता है और पॉलन उड़ने लगते हैं। 60% ऑफ द प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स कैसे स्टेट में पॉलन को बाहर छोड़ देते हैं उड़ने के लिए, फीमेल के पास जाने के लिए? ये 2 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये 2 सेल? कौन सी 2 सेल है ये? कौन सी 2 सेल है? एक ट्यूब सेल है जिसको वेजिटेटिव भी बोलते हैं और दूसरी जेनरेटिव सेल है। कितनी बार माइटोसिस हुआ? एक ही बार। 2 सेल तक कितनी बार माइटोसिस हुआ? एक ही बार। क्लियर? सो बचे कितने हैं? 40%। कितने बचे हैं? 40% के लगभग एंजियोस्पर्म्स जो हैं, ज्यादातर जिनमें मोनोकॉट्स रहते हैं, नॉट ऑल लेकिन ज्यादातर मोनोकॉट्स रहते हैं, उनमें पॉलन 3 सेल स्टेज में बाहर होता है, मतलब 3 सेल स्टेज में डिस्पर्स होता है, जबकि 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में ही यहाँ उड़ रहे हैं, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम कैच करेंगे स्लाइड पे तो 2 सेल स्टेज वाले मिलेंगे 60%। 40% विल बी 3 सेल स्टेज। देखें वो 3 सेल स्टेज क्या है? आई एम रबिंग दिस, आई एम गिविंग यू 10 seconds फॉर दिस डायग्राम। यू वॉन्ट गेट दिस डायग्राम एनीवेयर। ये सब मैं समझाने के लिए आपके लिए बनाती हूँ। इंस्टेंट डायग्राम दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए, टू मेक इट ईजी फॉर यू ऑल आई मेक दिस। यू नो, व्हेनेवर बायो में एक बहुत अच्छी चीज़ है, डायग्राम की पिक्चर दिमाग में रख लोगे ना तो आंसर क्वेश्चन किया भी नहीं होगा ना, डायग्राम आंख बंद करके लाओगे, यू विल गेट द आंसर। इतने सारे आंसर सिर्फ डायग्राम की पिक्चर दिमाग में होगी तो आ जाएगी। ओके, सो जस्ट आंखों में उसको कैमरे, आंखों के कैमरे में कैद करो जल्दी, मैं मिटा रही हूं। नाउ दिस इज द थर्ड सेल कब होगी? बहुत से बच्चे इस पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड सेल क्या है। अभी जो 40% की बात कर रही हूँ, 40% प्लांट्स हैं जिनमें अब क्या होगा, थोड़ा सा और समय होगा तो ये जो छोटू सेल है ना, जो इम्पॉर्टेंट सेल है जेनरेटिव सेल, वो क्या करेगी? वो जो एक कोने पे चिपकी थी ना, इट वॉज स्टक्ड हियर, सो व्हाट हैपन्स, वो पूरी इससे अलग हो जाएगी और किस में तैरेगी? इट विल फ्लोट इन द बिग सेल, दैट इज ट्यूब सेल। वो फ्लोट करने लगती है। और कब करती है? फ्लोट करने से पहले इसकी ये जो 4 दीवारी है ना, इसकी जो वॉल है, ध्यान रखना सबकी वॉल हम पढ़ते हैं प्लांट्स में सेल्यूलोज, इसकी वॉल सेल्यूलोज की नहीं है, इसकी वॉल काई की बनी हुई है? कैलोज। किसकी बन जाती है चारों तरफ कवरिंग? कैलो। और फिर मेम्ब्रेन होती है, फिर डेंस साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो ये इससे अलग, पहले तो कोने में चिपका रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ये फ्लोट करता है किसके? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में? बड़े वाले। और बड़ा वाला सेल क्या कहलाता है? ट्यूब सेल। सो वो फ्लोट करता रहता है। और ये जो जिसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस है और न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन आता है नीट में, देखो कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चंस को। वैक्यूल्स हैं, दिखते हैं, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, ये बात तो मैंने डिफरेंस बताई। वो पूछेंगे क्या सेल ऑर्गेनेल्स कौन से किसके साइटोप्लाज्म में? अब ध्यान ही नहीं दिया है। देखो मैंने क्या बोला? डेंस साइटोप्लाज्म, तो आप लोग समझोगे सेल है, ऑर्गेनेल्स तो होंगे। इसमें नहीं होते, इसमें बाकायदा क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन पता ही नहीं, 10 बार पढ़ ली थी हमने मैम। ये होता है क्योंकि आपने 10 बार वो क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो नहीं देखा कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स किसके वाले सेल में पाए जाते हैं? ट्यूब सेल में। ध्यान रहेगा। अब क्या होता है, जो 40% प्लांट्स है ना, उनमें ये जो सेल है जेनरेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिकली। ध्यान रखना, माइटोसिस नॉट मियोसिस, माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस कहाँ होता है? इन दिस न्यूक्लियस ऑफ द
जनरेटिव सेल। ठीक है, अब यहां हुआ तो यहां कितने सेल बन जाएंगे अंदर ही अंदर? दो, कितने न्यूक्लियाई? दो न्यूक्लियाई हो गए कि नहीं हो गए? और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो गया। तो क्या होगा? ये एक मेल गैमीट और ये दूसरा मेल गैमीट। तो ये कौन से गैमीट्स बन गए? दो मेल गैमीट। मतलब जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो कितने? दो मेल गैमीट बने। मेल गैमीट इज अ सेल, न्यूक्लियस बड़ा सा और उसके आसपास एक फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब देखो काउंट करते हैं, मेल गैमीट कितने हैं? कितने सेल हो गए? दो सेल, तो दो मेल गैमीट हो गए। क्लियर है? और एक किसमें तैर रहे थे? ये एक बड़ा सेल, कौन सा सेल था? एक ट्यूब सेल था। क्लियर हो गए? कितने सेल हो गए टोटल? 3 सेल। ये 3 सेल वाले स्टेज वाले में कितने परसेंट प्लांट्स? यूजुअली, नॉट ऑल मोनोकॉट्स, यूजुअली मोनोकॉट्स रहते हैं। 40% ऑफ द रिमेनिंग एंजियोस्पर्म में पॉलन या मेल गैमीटोफाइट कितने सेल स्टेज में बाहर निकलता है? 3 सेल स्टेज। दिस इज 40% वालों में। और 60% में कौन से में निकलता है? 2 सेल स्टेज में। क्लियर हुई ये बात? एंजियोस्पर्म में। तो आइदर ऑफ द 2 में अंदर ही अंदर डेवलपमेंट होके ये बाहर। अब यहाँ पर जो उड़ रहे हैं ना, हमें दिख नहीं रहे लेकिन यहाँ है मौजूद। ये इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्लाइमेट स्प्रिंग सीजन, फूलों की बहार होती है तो यहाँ पूरा पॉलन ही पॉलन है। ठीक है, और ये पॉलन जो है इनमें कुछ ज़्यादातर 2 सेल स्टेज वाले कैच होंगे और कुछ 3 सेल वाले। क्लियर? मेल गैमीटोफाइट का अब ये मैच्योर हो रहा है, मेल गैमीटोफाइट अब ये उड़ रहा है। कहाँ लैंड होंगे जाके? क्या मकसद है? इनमें है मेल गैमीट्स, तो दे विल जस्ट फ्लोट इन एयर एंड दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट्स। ध्यान रखना, दुनिया के सारे पॉलन ग्रेन्स कोई हवा में उड़ के ही नहीं जाते, कुछ इंसेक्ट्स के एजेंट के द्वारा जाते हैं, कुछ पानी के से जाते हैं। तो वो मैं सब कैटेगरीज बताऊंगी, आगे आ रहा है। लेकिन मेजर पोर्शन हवा के द्वारा जाता है और उनको क्या बोलते हैं? उन पॉलन ग्रेन्स को जो एयर के थ्रू जाते हैं, एंटोमोफिलस, सॉरी एनीमोफिलस, एनीमोफिलस। फिल मतलब होता है अट्रैक्शन, एनीमो मतलब होता है एयर। तो एयर के थ्रू जो एजेंट एयर है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो एनीमोफिलस कहलाते हैं। सो इन एनीमोफिलस पॉलन ग्रेन्स, अब वो देखो कहाँ पर लैंड होंगे? किसके ऊपर? स्टिग्मा। सब तो लैंड नहीं होते, सब क्यों? कुछ तो जभी तो इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उसमें से 1% को लैंड होते हैं स्टिग्मा पे, नहीं तो गिर जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रास्ते में। अब ये स्टिग्मा है सपोज। अब मैं दोनों कंडीशंस बताती हूँ। सम फ्लावर्स में स्टिग्मा जो होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है, और कुछ फ्लावर्स में स्टिग्मा जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, दोनों में ही मैं आपको बताऊंगी क्या है। सपोज ये पॉलन ग्रेन, चाहे वो 3 सेल स्टेज हो चाहे वो 2 सेल स्टेज हो, ये आके लैंड कर गए किस पे? पॉलिनेशन के बाद वो लैंड कर गए स्टिग्मा पे। ठीक है, अब स्टिग्मा जैसे ही लैंड करे, स्टिग्मा रिलीज करता है कुछ केमिकल्स, वाटर है, केमिकल्स है, वो फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं ये पॉलन ग्रेन, स्पेशली वाटर एंड फ्यू केमिकल्स एब्जॉर्ब बाय द पॉलन ग्रेन। जल्दी से एब्जॉर्ब करा एंड एब्जॉर्ब किया तो अंदर की इंटाइन कैसी है? इंटाइन यू ऑल नो इज स्मूथ, बाहरी डिजाइन है। इंटाइन इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लेयर, तो वो फूल जाते हैं। ठीक है, दे स्वेल अप। एंड आपको मैंने बताया था, मैं हमेशा डायग्राम देखो कैसे बना रही हूँ, मैं ब्रेक कर रही हूँ एक्साइन। एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। क्यों ब्रेक करती हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये जो जगहें हैं, जो जगहें छोड़ी हैं, उन जगहों को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं उनको?
जर्म पोर। तो देखिए एक ये जर्म पोर है, एक मतलब सिर्फ वहाँ इंटाइन तो है जर्म पोर पे, लेकिन वहाँ किसका डिपोजिशन नहीं है, नो स्पोरोपोलिन। और वो ज़रूरी है, क्यों भैया, मेल गैमीट्स को प्रोटेक्शन तो स्पोरोपोलिन दे रहा है, लेकिन मेल गैमीट्स को फीमेल में पहुंचाने के लिए रास्ता तो चाहिए। तो वो रास्ते क्या हैं, जर्म पोर। और ध्यान देना, जो जर्म पोर होते हैं वो यूजुअली 90% प्लांट्स में गोल होते हैं, लेकिन किसी किसी में ऐसे लंबे भी होते हैं, ठीक है, ऑब्लोंग भी होते हैं, फरोड भी होते हैं, बहुत कम में, लेकिन ज़्यादातर गोल होते हैं। अब ये जर्म पोर जहाँ स्पोरोपोलिन डिपॉजिट नहीं है, वो इंटाइन फूल गई है, और उन जर्म पोर वाले रीजन से अब क्या निकल गई, वो इंटाइन लंबी हो गई है, और जैसे ही लंबी होगी उसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताइए, आपको याद है ये वाला सेल क्या था, ट्यूब सेल। किससे लाइन था ये, इंटाइन से। तो वही पूरा ट्यूब सेल का जो मसाला है, दैट इज साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग विल एंटर इनटू द पॉलन ट्यूब, ठीक है। सब कहाँ, ये इंटाइन लंबी हुई, और किसके अंदर, ये व्हाट इज दिस, स्टिग्मा। ये क्या है, फ्लावर का स्टिग्मा है। तो ये इसके अंदर भेदने लगी, ये पियर्स करने लगता है। और कैसे पियर्स, सपोज ये हॉलो है तो कोई बात ही नहीं, खोखला है तो वो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो बढ़ता जाएगा पॉलन ट्यूब। पर सपोज ये सॉलिड है, जब सॉलिड मतलब सेल्स से भरा हुआ, वेन एवर स्टिग्मा इज हैविंग सेल्स, तो ये जो टिश्यू होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ये टिश्यू को भेदता हुआ पॉलन ट्यूब जाता है, एंड पॉलन ट्यूब जब पियर्स करता है तो ऑफ कोर्स पॉलन ट्यूब ऐसे तो पियर्स नहीं कर लेगा, उसके पास कुछ तो होना चाहिए। तो पॉलन ट्यूब के पास क्या क्या है, पॉलन ट्यूब के अंदर क्या रिलीज करता है पॉलन ट्यूब, सम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग एंड पेक्टिनेजेस। क्यों, बहुत जरूरी है। आपको पता है पेक्टिन, सेल वॉल में क्या है, पेक्टिन है। प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज और पेक्टिन है, तो उसको घुलाना है, तो एक एक सेल में ये रिलीज करके यहाँ इसको घुलाता हुआ घुसता चला जाता, पियर्स करता चला जाता, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोलाइजिंग एंड पेक्टिनेजेस रिलीज बाय द पॉलन ट्यूब। तो ये ऐसे अंदर, जब भी कोई भी पॉलन आके लैंड करा स्टिग्मा के ऊपर, तो इट इज नॉट ओके विद बोथ। आपको याद होगा मैंने बोला था टैपेटम में, एक टैपेटम कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है, वो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन किसी पर्टिकुलर, यानी नीम का पॉलन ग्रेन नीम के ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो। तो ये आपस का जो कनेक्शन है, ये कैसे पहचानते हैं, ड्यू टू दो स्पेशल प्रोटीन्स। दोनों के प्रोटीन्स एक जैसे हों तभी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस बिफोर। सो उसको क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी। तो जैसे ही लैंड करा तो बहुत सारे पॉलन लैंड करेंगे। सपोज ये नीम का है, मैंगो का भी आ रहा है, जामुन का भी आ रहा है, तो सबको थोड़ा परमिशन मिलेगी, ओनली नीम एंड नीम। कैसे कंपैटिबिलिटी, क्योंकि दोनों के प्रोटीन्स कैसे हैं, सेम टाइप के होंगे। मतलब जो प्रोटीन्स इसमें टैपेटम द्वारा हैं दिए गए हैं, दे विल रिकॉग्नाइज अपने टाइप का स्टिग्मा। सो कंपैटिबिलिटी से जर्मिनेशन उसके बाद ही चालू होता है। दो वर्ड, अगर पॉलन ट्यूब भेद करके पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को ले जा रहा है फीमेल गैमीट तक, तो उसको ऐसे टाइप के यूनियन ऑफ गैमीट्स को बोलते हैं। थ्रू पॉलन ट्यूब जब जाता है तो उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी। क्या बोलते हैं उसको, साइफोनोगेमी विथ पॉलन ट्यूब। व्हेनेवर मेल गैमीट्स रीच द फीमेल गैमीट थ्रू पॉलन ट्यूब। व्हाई पॉलन ट्यूब, ध्यान रखना एंजियोस्पर्म्स में दो मेल गैमीट बनते, एक नहीं, एक रेयर फिनोमेना है, दो मेल गैमीट, और दोनों ही जो बने हैं दे आर नॉन मोटाइल, they cannot move, तो these two male gametes are non
मोटाइल, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। और नॉन मोटाइल को पहुंचाने के लिए फीमेल तक कौन हेल्प करता है? पॉलन ट्यूब। कौन हेल्प करता है? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब के जरिए जब पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं साइफेनोगेमी, ठीक है। बहुत सारे many plants, in many plants the pollination, the germination of pollen grain through germ pore, only one pollen tube comes out. उन प्लांट्स को बोलते हैं मोनोसाइफोनस। क्या बोलते हैं उनको? मोनोसाइफोनस, ठीक है। मोनोसाइफोनस मतलब सिंगल पॉलन ट्यूब, ओके, मोनोसाइफोनस। सपोज ये स्टिग्मा है तो जो जर्मिनेशन होगा वो सिर्फ एक ट्यूब। इन मेनी प्लांट्स लाइक many pollen grains land and from single many pollen tubes arise. Rare phenomena है, इसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। क्या बोलते हैं इसको? पॉली, तो मोनोसाइफोनस ओनली सिंगल ट्यूब, एंड फ्रॉम सिंगल पॉलन, एक ही पॉलन ग्रेन है और उससे। और मैं कुछ प्लांट्स के नाम लिखती हूँ जिसमें एक फ्रॉम सिंगल पॉलन ग्रेन, ओनली पॉलन ग्रेन एक ही है लेकिन उससे 14 पॉलन ट्यूब निकलती हैं, पॉलन ट्यूब, एंड दैट इज इन लूफा। लूफा जो है वो गिल्की कुकरबिटेसी, याद आया? कुकरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। गिल्की में 14 पॉलन ट्यूब। इवन इन केस फैमिली मालवेसी, इसमें भी के कौन से मेंबर? मालवा प्लांट का नाम, एंड एब्यूटेलॉन, दोनों में पॉलीसाइफोनस कंडीशन पाई जाती है। और आपको बताएं कि ये जो पॉलन ट्यूब है उसका ग्रोथ, उसकी जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब और उसकी जर्मिनेशन की स्टडी, उसके बारे में किन्होंने बताया? वो कोई बॉटनिस्ट नहीं थे, वो कोई जोलॉजिस्ट नहीं थे, वो बायो से रिलेटेड नहीं थे। एक आपने नाम सुना होगा, इटालियन मैथमेटिशियन, इटली के एक मैथमेटिशियन थे अमीकी। कौन थे? मैथमेटिशियन थे अमीकी, इटली के मैथ्स के स्कॉलर थे, और उन्होंने पहली बार ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब स्टडी किया था। किस प्लांट में? पोर्चुलाका। किस प्लांट में? पोर्चुलाका। आप लोगों ने सुना होगा, कभी किचन में जाते हो, जाया करो, बायो लिए तो कुल्फा की भाजी, उसको नौनिया की भाजी बोलते। तुम लोगों को तो भाजी पता ही नहीं है ना आजकल, पिज्ज़ा और बर्गर से ऊपर उठो तो। दैट इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ भाजी, वो उसके थोड़े रबरी थिक लीव्स होती हैं और इट्स अ वेरी गुड वेजिटेबल। मैं लाई हूँ, जिनको नहीं पता ये वाइल्ड भी उगती है, सो मैं बताऊंगी। ये दिस इज पोर्चुलाका, देखो अच्छे से देखो, ये आई डोंट नो कितना विजिबल है, लेकिन ये जो है दिस इज पोर्चुलाका। इसको कुल्फा की भाजी भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आप इधर देख सकते हैं, ये ठीक है, ये इसमें पहली बार इन्होंने देखा था। क्लियर है? मैं एक और आपको प्लांट बताना चाह रही हूँ। मैं हर बार लेके आती हूँ कि आपको वहाँ तक अपन पहुँचे, तो अब नेक्स्ट उसमें उसके बारे में बताऊँगी, लेकिन देख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है ये। इसके फ्लावर्स हैं, जंगली है, जंगली नहीं, आप इंडिया में आप कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर लो, और रियल में मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है। चाहे कहीं कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कहीं ह्यूमिड हो, सब जगह ये प्लांट ने कवर कर लिया है इंडिया को। ये देखिए, इसके पत्ते, गाजर के पत्ते भी ऐसे ही दिखते हैं,
क्या पता है इसका नाम क्या है, पता है आपको इस प्लांट का? गाजर घास। गाजर घास इज नॉट अ घास, ठीक है, उसको गाजर घास इसलिए बोलते हैं कि गाजर के पत्तों की तरह उसके पत्ते दिखते हैं। और घास वर्ड एक अब्यूज, एक गाली टाइप है, पता है क्यों? घास बेशरम होती है, हर कहीं उग जाती है, ये उससे भी ज़्यादा बेशरम है, ये हर जगह आपको लगा मिलेगा। आप सीढ़ी उतर रहे हैं सीमेंट की, उसके साइड में लगा मिलेगा, मिट्टी भी नहीं चाहिए ज़्यादा, इसलिए इसको गाजर घास बोलते हैं। और उसी से उसका इंग्लिश नेम पड़ गया कैरेट ग्रास, पर इसका अपन को बोटानिकल नेम पता होना चाहिए, पार्थीनियम। नाम याद करा दूंगी मैं, पार्थीनियम। अभी देख लो, और ये इसके वाइट फ्लावर्स हैं, थैंक गॉड सूखे नहीं हैं, अगर ये सूखे होते तो मेरे को यहाँ पकड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ड्राई हो गए मतलब उसके पॉलन जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। इट इज द मोस्ट एलर्जिक पॉलन ग्रेन वाला प्लांट, इसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है। और भी पॉलन ग्रेन से प्लांट से एलर्जी होती है, लेकिन दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी ओनली वन नेम, दैट इज पार्थीनियम गाजर घास। तो ये देख लो गाजर घास को, और इसके बारे में और एलर्जी के बारे में, पोलन एलर्जी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल बताऊंगी कि कौन से प्लांट से एलर्जी होती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पॉलन। वन मोर प्लांट आई वांट टू शो एलर्जिक, दिस इज एमेरैंथस, चौलाई की भाजी। मतलब ये एक बैड पार्ट है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसकी पत्तियों से बहुत पौष्टिक भाजी बनती है, न्यूट्रिशियस भाजी, लॉट ऑफ आयरन ये। पर ये जो इनके फ्लावर्स हैं, ये देखो ये फ्लावरिंग कंडीशन में है, ये फ्लावर्स इनकॉन्स्पिकुअस हैं, बहुत सुंदर नहीं दिखते, लेकिन इनके पॉलन हवा में उड़ते रहते हैं, एंड इट इज क्वाइट डेंजरस बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एलर्जिक प्लांट्स अमंग्स द एलर्जी कॉजिंग पॉलन ग्रेन वाले प्लांट्स। तो ये दिस इज एमेरैंथस, ठीक है। ये दोनों तीनों प्लांट्स मैं लाई थी तो मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। स्टेप 1 टेट्राड था, इन सीटू अंदर ही अंदर अलग अलग हुए, सिंगल immature pollen grain with small nucleus and small size. It will take up nutrition. Second stage, third stage, it will take up nutrition, grow in size और वैक्यूल बन जाता है सिंगल, एंड न्यूक्लियस को एक साइड धकेल देना, ठीक है। फोर्थ स्टेज, नंबर ऑफ वैक्यूल्स, साइज ग्रोज, द न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट, एंड नाउ दिस विल डिवाइड। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट एसिमेट्रिक, एक सेल बड़ा बनेगा, एक सेल छोटा बनेगा। ये छोटा सेल जेनरेटिव सेल, बड़ा सेल ट्यूब सेल जिसका न्यूक्लियस इरेगुलर है विथ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड लॉट ऑफ वैक्यूल्स। बड़ा सेल जिसको ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और छोटा सेल जिसको जेनरेटिव सेल बोल रहे हैं वो स्पिंडल शेप है, इसमें तैरने लगता है थोड़े समय बाद, 2 सेल स्टेज जेनरेटिव सेल बोलते हैं। इस स्थिति में 60% एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, एंथर से बाहर आ जाते हैं। 40% में एक और एडेड स्टेज है, मतलब वो जो न्यूक्लियस है उसमें फिर से सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, वो स्पिंडल 2 मेल गैमीट्स बनाएगा और वो तैरता रहेगा, कैलोज वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। इस 3 सेल स्टेज में जब डिस्पर्सल हो तो वो किन में पाया जाता है? 40% एंजियोस्पर्म्स में, ज्यादातर मोनोकॉट्स में। ये बात क्लियर है? दिस अप टिल दिस डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट है। तो लास्ट में मैं एक लाइन में इसको सम अप कर रही हूं, द मेल गेमिटोफाइट। सिर्फ एक डायग्राम आए, एनसीईआरटी ने वो डायग्राम नहीं दिया है, मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक डायग्राम आए अगर तो वो मैं बताऊंगी कौन सा है। डिस्क्रिप्शन दिया है, क्वेश्चन हर साल पूछते हैं पर दे हैवंट गिवन। मेल गेमिटोफाइट इज द मैच्योर पॉलन ग्रेन जिसमें पॉलन ट्यूब, मतलब 2 मेल गेमीट्स बन गए हैं और जिसमें ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब में आ गया है। वो स्टेप में नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, दैट इज अ फुली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। यहां तक जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो कंप्लीट है।
सेल कितनी होती है बताओ मेल गैमेटोफाइट में? 3 सेल होंगी। न्यूक्लियस कितने होंगे गिन के बताओ। ये वाली स्टेज है। सेल तो देखो एक बड़ी सेल ये हो गई और ये 2 छोटी, 3 सेल हो गई। 2 मेल गैमीट, 2 सेल और 1 बड़ी। न्यूक्लियस कितने होंगे? नीट का क्वेश्चन है, बताइए। या न्यूक्लियस भी 3 ही होंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस और ये 2 छोटे इनके न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी 3 और सेल भी 3। ध्यान रखना। माइटोसिस कितने होंगे? 2। माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे? 2। 2 माइटोसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, 3 सेल स्टेज एंड 3 न्यूक्लियाई स्टेज। क्लियर है ये बात? जब ये पूरे पॉइंट्स लिखोगे यू विल गेट 5 मार्क्स और एक्स्ट्रा। दिल खुश हो जाएगा तो एक्सीलेंट भी देंगी, देख नहीं पाओगे पर टीचर एक्सीलेंट भी देंगी अगर ये करेंगे तो, ठीक है। सो विद दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।